वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर टुडेज़ वीडियो। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 3 की जितनी भी तस्वीरें हैं उनको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फिगर इज़ रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। अर्थात 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए दिखलाए गए हैं इस तस्वीर में। नेक्स्ट फिगर इज अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। Peasants and artisans from rural areas regularly came to this weekly market haats to sell their goods and buy what they needed. These markets were badly affected during times of economic crisis. दूसरी तस्वीर में बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट दिखाया गया है। यहाँ पे ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। इन फिगर 3, चार्ल्स कॉर्नवालिस was the Governor General of India when the permanent settlement was introduced. बच्चों, तीसरी तस्वीर चार्ल्स कॉर्नवालिस की है। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया ना, उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। उनकी तस्वीर यहाँ दिखाई जा रही है। इन फिगर 4, थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास 1819 to 26। चित्र 4 में मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो जो 1819 से 26 तक थे, उनकी ही तस्वीर दर्शाई गई है। फिगर 5, अ कलमकारी प्रिंट 20th सेंचुरी। फिगर 5 में चित्र 5 में एक कलमकारी छापा यानी 20वीं सदी भारत में जो कलमकारी काम किया जाता था कपड़ों पर, उसको दर्शाया गया है। इन फिगर 6, अ मॉरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड। अर्थात चित्र 6 में मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी के उत्तरार्ध इंग्लैंड में जो थी उसे दिखाया गया है। फिगर 7, a slave revolts in Saint Domingo, August 1791. Painting by January Skłodowski in 18th century. French planter produced indigo and sugar in French colony of Saint Domingo in the Caribbean island. The African slaves who worked on the plantations rose in rebellion in 1791, burning the plantations and killing their rich planters in 1792. France abolished slavery in the French colonies. These events led to the collapse of the indigo plantations on the Caribbean islands. बच्चों, तस्वीर 7 में सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत को दर्शाया जा रहा है जो अगस्त 1791 में जनवरी को हुई थी। स्कूदोस्की का चित्र 8वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरेबियन द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बगानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगात पर उतर आए। उन्होंने बगान जला दिया और धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियन द्वीपों में नील की खेती ठप सी हो गई। इन फिगर 8, वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th century बंगाल फ्रॉम Colesworthy Grant, Rural Life in Bengal, 1860. In India, the indigo plant was cut mostly by men. अर्थात चित्र 8 में आप देख पा रहे होंगे कि 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए दिखाए जा रहे हैं। भारत में जो नील के पौधों की कटाई अधिकांश पुरुष ही किया करते थे। इन फिगर 9, द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री। चित्र 9 में खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर को भी दिखाया जा रहा है। फिगर 10, एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड, पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन्स 1863। द इंडिगो विलेजेस were usually around indigo factories
owned by planter. After harvest, the indigo plant was taken to the vats in the indigo factory. 3 or 4 vats were needed to manufacture the dye. Each vat had a separate function. The leaves striped of the indigo plants were first soaked in warm water in the vat known as the fermenting a strip vat for several hours. When the plants fermented, the liquid began to boil and bubble. Now the rotor leaves were taken out and the liquid drained into another vat that was placed just the first vat. In the second vat, known as the bitter vat, the solution was continuously stirred and beaten with paddles. When the liquid gradually turned green and then blue, lime water was added to the vat. Gradually, the indigo separated out in flakes. A muddy sediment settled at the bottom of the vat, and clear liquid rose to the surface. The liquid was drained off, and the sediment, the indigo pulp, transferred to the another vat known as the setting vat, and then pressed and dried for sale. तो बच्चों तस्वीर जो 10 है ना उसमें नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना जो विलियम सिम्पसन ने चित्रित किया है 1863 में उसे दर्शाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तस्वीर में बहुत आसानी से नील जो है वो गांव वाले के द्वारा किस तरीके से उत्पादित किया जाता था और उसे किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता था इसे दिखाया जा रहा है। हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस्ड अर्थात नील का उत्पादन कैसे होता था। चलिए समझते हैं। नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्री के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वैट्स यानी हौज में या हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले इस कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड में डाला जाता था या कहा जाता था उसे। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में यानी लिक्विड में बुलबुले उठने लगते थे, बबल्स उठते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को यानी लिक्विड को एक और हौद में छान लिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरी हौद यानी बीटर वॉट जो है में घोल को लगातार हिलाया जाता था ताकि वो मिक्स ना हो जाए पूरी तरीके से और हैंडलों को यानी कि या पैडलों को खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला होता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। तो द्रव्य को छानकर अलग किया जाता था और नीचे जमी नील की गाद यानी जो मटेरियल होती थी वो नीचे चली जाती थी। तो नील की लुगदी को दूसरे कुंड में निथारा जाता था या निथारन कुंड कहा जाता था यानी छान कर जिसमें डाला जा रहा है वो वाले कुंड को कहा जा रहा है में डाला जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखाया जाता था। तो बच्चों ये प्रोसेस कितनी लंबी थी और कितनी मेहनत वाली थी। In figure 11, women usually carried the indigo plant to the vats. तस्वीर 11 में यह दिखाया जा रहा है कि नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढुआ करती थी। In figure 12, the vat beater, the indigo worker here is standing with the paddle that was used to stir the solution in the vat. This worker had to remain in the waist deep water for over 8 hours to beat the indigo solution. बच्चों तस्वीर 12 में हौद में घोल को हिलाते रहना घुमाते रहने वाला एक काम को दिखाया जा रहा है। यहाँ एक खड़ा नील मजदूर है जो हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैडल के लिए हुए खड़ा है। इसमें मजदूर को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर भर नील के घोल में खड़ा रहना पड़ता था। In figure 13, the indigo is ready for sale.
Here you can see the last stage of production, workers stamping and cutting the indigo pulp which has been pressed and molded. In the background, you can see a worker carrying away the blocks for drying. तो तस्वीर जो 13 है वो बता रहा है कि बिक्री के लिए अब नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाला जा रहा है नील की लुगदी को, काट कर मजदूर उस पर मुहर भी लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। तो इस तस्वीर के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे नील को समझा किस तरीके से तैयार किया जा रहा है और किस तरीके से वो बिक्री के लिए भी तैयार है। बच्चों, वैट की मीनिंग यहाँ दी गई है, वैट अ फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल्स, अर्थात वाट एक किण्वन अथवा संग्रह पात्र होता था जहाँ पर जमा किए जाते थे नील को। तो बच्चों, पार्ट 3 में जो कुछ भी बताया गया था वो तस्वीरों के माध्यम से और भी हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मददगार साबित हुई। तो उम्मीद करूँगी बच्चों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और साथ ही आपने बहुत भली प्रकार से पार्ट 3 को समझ भी लिया होगा। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।